का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुकू केमिस्ट्री पर। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या चीज है? जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं, एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप का मतलब हो गया ताप हमने कांस्टेंट कर दिया, जैसे 25 डिग्री 30 डिग्री पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य के संबंध को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। अधिशोषित गैस की मात्रा को हम जानते हैं, क्या कहते हैं? x/m, ठीक है। और दूसरा दाब अर्थात P। निश्चित ताप पर इन दोनों के मध्य क्या संबंध होगा, इसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वैसे छोटी सी बात बता दो, इतना टिपिकल करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर निश्चित कर दें तो दाब का अधिशोषण की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने कह दिया दाब है, एक तरफ हमने क्या कहे दाब और दूसरी तरफ क्या कहे अधिशोषण की मात्रा। एक तरफ दाब, दूसरी तरफ अधिशोषण की मात्रा। बच्चों, हम इससे पहले भी प्रभावित करने वाले कारकों में हम पढ़ चुके हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई सतह है, किसकी सतह है? अधिशोषक की सतह है, ठीक है। अधिशोषक की क्या है? सतह है। टेम्परेचर क्या कर दिया हमने? निश्चित 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर क्या है? गैस के कण है। अगर इन गैस के कणों को आप दबाएंगे नीचे, क्या करेंगे? आप दबाएंगे नीचे तो गैस के कण धीरे धीरे क्या होंगे? इस सतह पर आकर जुड़ने लगेंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर आप इस चीज को दबाओगे तो इसकी सतह पर आके जमा होने लगेगी। दबाओगे इसका मतलब क्या बढ़ाने लगोगे? दाब बढ़ाने लगोगे। दाब बढ़ाने लगोगे तो ये सतह पर चिपकने लगेंगे कण, और जब सतह पर जमा हो जाएंगे तो उसी को तो हम क्या कहते हैं? अधिशोषण की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा। तो सीधी सी बात हो गई कि जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाएगी। लेकिन इन सब केस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। बस वो यही कह रहा है कि टेम्परेचर निश्चित हो और धीरे धीरे दाब बढ़ाएं तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे। बच्चों, एक चीज मैं बता दें यहाँ पर, ये चीज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो अब क्या नया पढ़ने वाले हैं? वही चीज तो जाननी है इसके अंदर हमें। तो इसमें एक साइंटिस्ट है बच्चों, उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेंडलिच। क्या नाम था? फ्रेंडलिच। उस फ्रेंडलिच नाम के साइंटिस्ट ने इसकी 3 कैटेगरी बनाई और उस आधार पर उसको नाम दिया एक नया, जिसे हम कहेंगे फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी, ठीक है। और फ्रेंडलिच ने एक यहाँ से ग्राफ बनाए और उन ग्राफों को ही हमने कहा फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी, और साथ साथ एक व्यंजक दिया, गणितीय सूत्र दिया। बस हम वो गणितीय सूत्र इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। देखिएगा बच्चों, आगे एक गैस के समतापी वक्र को फ्रेंडलिच ने, ठीक है, मैं इसको फ्रेंडलिच भी कह सकते हो, फ्रेंडलिच भी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए नाम से कंफ्यूज नहीं होएगा कि फ्रेंडलिच है कि फ्रेंडलिच है। तो फ्रेंडलिच ने गणितीय रूप से समझाया, जिसे फ्रेंडलिच समतापी वक्र कहते हैं। मतलब x/m और p के मध्य ग्राफ को हम पहले भी खींच चुके हैं। जो ग्राफ कैसा था, अगर मैं आपको याद दिला दूं तो ग्राफ था इस तरह से। ग्राफ था, याद हो गया होगा आपको, कुछ इस तरह का ग्राफ था कि जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते जाएंगे अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाएगी। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इस दाब को 3 भागों में बांटेंगे बच्चों। कौन से? पहले क्या करोगे? अच्छा, किसी चीज को आप दबाते हो, पहले क्या करेंगे? धीरे धीरे दबाएंगे, फिर थोड़ा और अधिक प्रेशर से दबाएंगे, फिर क्या करेंगे? सबसे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो इसी तरह हमने दाब को 3 स्थिति में बांट दिया, निम्न दाब पर, उच्च दाब पर और मध्य दाब पर। अर्थात जब दाब बहुत कम हो, जब दाब बहुत थोड़ा और ज्यादा हो, जब दाब बहुत ज्यादा हो, ठीक है बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम समझते हैं, ठीक है। ये हमने ग्राफ बनाया, ये थोड़ा सा आपको मिस्टेक दिख रही है, सीधी लाइन है बच्चों, ठीक है। अब इस भाग को हम 3 भागों में कैसे बांटेंगे? ये हमारा ग्राफ है, इसके अंदर हमने कहा कि x/m पहले क्या चीज है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। x/m है अपनी अधिशोषण की मात्रा, कि कितना अधिशोषित होगा। अब इसमें से एक जो है वो तो है अधिशोषक का भार, और दूसरी चीज है अधिशोष्य की मात्रा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों कि यहाँ पर x जो होता है वो अधिशोष्य का भार होता है और m होता है अधिशोषक की मात्रा। इसका अधिशोष्य का भार और ये अधिशोषक की मात्रा, ठीक है बच्चों। और पूरा क्या है अपना? अधिशोषण की मात्रा, कि कितना अधिशोषण होगा। और p क्या है? यहाँ से दाब है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति है, ठीक है, यहाँ तक आप देख रहे हो रेखा कैसी है बच्चों? सीधी है, ठीक है।
तो इस वाले को हम क्या कहेंगे, निम्न दाब पर। कैसे कहा, निम्न दाब का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते जा रहे हो। देखो यहाँ से मैं इसको समझाने के तौर पे देखूं इसको, जैसे मान लीजिए दाब का मान क्या है, कम है, तो अधिशोषण की मात्रा क्या हुई, कम हुई। आपने और ज्यादा दाब बढ़ाया, दाब का बिंदु ये लिया, ये देखिए यहाँ से अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो रेखा कैसी है, सीधी, अर्थात दाब जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ हुआ बच्चों, वो कैसा होगा अपना, वो होगा अपना निम्न दाब पर। ये वाला ग्राफ किसको बताएगा बच्चों, ये बताएगा निम्न दाब पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति होगी, यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या बता रही है, देखो थोड़ा कर्व आ रहा है यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में क्या आ रहा है, थोड़ा सा कर्व है, इसलिए ये वाली स्थिति क्या होगी, मध्यम दाब पर, ठीक है। और जो इसके आगे की जो आपको सीधी रेखा दिखाई दे रही है, ये स्थिति क्या होगी बच्चों, ये होगी अपनी उच्च दाब पर, ठीक है। अब फर्क क्या पड़ा, निम्न दाब पर, मध्यम दाब पर, उच्च दाब पर। ग्राफ से देखे तो इतना फर्क समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मात्रा बढ़ती गई वैसे जैसे जैसे दाब बढ़ता गया वैसे वैसे दाब की वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ती गई। दूसरा हमने यहाँ से देखा अधिशोषण की मात्रा में थोड़ा घुमाव आ गया, अर्थात थोड़ी मात्रा दाब बढ़ाया लेकिन अधिशोषण की मात्रा उतनी नहीं बढ़ी। आगे जाके आप देख रहे हो उच्च दाब पर स्थिति क्या हुई, चाहे आप यहाँ से ये देखो, इसको मैं यहाँ से अगर कंसिडर कर दूं, दाब इसमें इतना है और इस परिस्थिति में दाब इतना है, अर्थात ये वाला P1 और इसको P2 मान लूं। अगर मैं यहाँ से इसको P1 और इसको क्या मान लूं, P2 अगर मान लूं, तो इस स्थिति में और इस स्थिति में दोनों में P1 दाब कम है लेकिन P2 दाब अधिक है, लेकिन अधिशोषण की मात्रा देखिए बिल्कुल समान है, एक ही लाइन पर है। अर्थात दाब अधिक करने पर अधिशोषण की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से हम कैसे बताएंगे, जब दाब लगातार बढ़ रहा है तो निम्न दाब पर स्थिति क्या होती है बच्चों, मैं यहीं पे कर रही हूँ, बाद में क्लियर बना देंगे नोट करने के हिसाब से। निम्न दाब पर क्या होगा, x बटा m समानुपाती होगा p की घात 1 के, अर्थात जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाएगी। मध्यम दाब पर स्थिति क्या होगी, x बटा m समानुपाती होगा p की घात 1 बटा n के, अर्थात हमने दाब यहाँ पर क्या कर दिया, इकाई से कम कर दिया। n की वैल्यू 2 रख सकते हो भाई, 1 से तो ज्यादा होगी, 2 रखोगे तो 1 बटा 2 हो गई, 3 रख सकते हो, अर्थात p की घात 1 से क्या हुई, कम हुई भाई, 1 से कम हुई ना n का वैल्यू। अगर अपन 2 रख दे तो 1 बटा 2 अर्थात 1 का आधा हो गया, अगर 3 रख दे तो 1 का 1/3, 4 रख दे तो 1/4, 5 रख दे तो 1 बटा 5 भाग, अर्थात 1 से क्या हो गया, कम हो गया। उच्च दाब पर क्या कुछ दाब बढ़ाने पर फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, अर्थात x बटा m समानुपाती हो गया p की घात 0 के। किसके समानुपाती हुआ बच्चों, p की घात 0 के, अर्थात इस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझ में आई आपको बात। यहाँ से 3 स्थितियां क्या करी, निम्न दाब पर x बटा m समानुपाती p की घात 1 के होता है, अर्थात जितना दाब बढ़ाओगे उतना उतना अधिशोषण बढ़ता जाएगा। यहाँ मध्यम दाब पर क्या होता है, जितना जितना आप क्या करते जाएंगे 1 बटा n, अर्थात इसकी जो घात होगी वो चर घातांक की रूप से, क्योंकि ये चर घातांक इसके ऊपर बढ़ गया, या हम कह दें इसकी घात जो इसके ऊपर आई वर्गमूल वाली जो घात आई, क्योंकि p की घात अगर आधी होती है 1 बटा 2 अर्थात अंडर रूट p हो जाएगी। ये चीज समझ में आई आपको। 2 अगर मैंने n रख दिया तो यहाँ पर इसकी घात जो है, ये जो इसकी पावर हो गई घातांक के बराबर इसका हो गया, जबकि यहाँ की अगर p की घात 0 हो गई, अर्थात जब किसी की घात 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अर्थात दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब मैथमेटिकल रूप से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर सा ग्राफ एक बार देख लेते हैं हम इसका। देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर सा ग्राफ क्या होगा अपने लिए, ये अपन ने इसको ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ से ये वाली चीज क्या होगी, निम्न दाब लिखेंगे आप, ये क्या लिखेंगे इसके लिए, ये वाला भाग मध्यम दाब, और ये क्या लिखेंगे आप इसका उच्च दाब। यहाँ से P बढ़ रहा है, यहाँ से क्या होगा अधिशोषण की मात्रा, यहाँ पर क्या होगा x बटा m समानुपाती किसकी होगा, p की घात 1 के, यहाँ होगा p की घात 1 बटा n के, और यहाँ पर होगा p की घात 0 के, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आप, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, निम्न दाब पर, ठीक है।
निम्न दाब पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम लिख सकते हैं x/m समानुपाती किसकी होगा, p की घात 1 पर, जो कि सरल रेखा था। यहाँ आप लिख भी सकते हो ग्राफ कैसा होगा बच्चों, सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ की कैसी होगी, सरल रेखा। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। x/m समानुपाती जब चिन्ह हटता है तो क्या आता है, बराबर का चिन्ह और एक नियतांक। यहाँ आ गया k और ये हो गया p की घात 1। तो यहाँ से अपने पास k क्या है, स्थिरांक है, और यही क्या हो गई, निम्न दाब पर इसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगला अपने पास क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है अपना मध्यम दाब। मध्यम दाब, ठीक है, इसको समझिएगा। जिसकी अपने पास फ्रेंडलिच इक्वेशन जो कहलाएगी वो इसी को कहलाएगी, ठीक है। चलिए ये देखते हैं अपन मध्यम दाब पर स्थिति क्या होती है। x/m समानुपाती क्या होगा, p की घात 1/n। ओके, x/n समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर, फिर क्या आएगा k p की घात 1/n। अब क्या करेंगे, समीकरण का लॉग लेने पर क्या ले लेंगे बच्चों, लॉग लेने पर। देखिए स्टूडेंट्स, लॉग लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, जब इसका हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा, log x/m इक्वल्स टू log k p की पावर n। यही चीज आने वाली है अपने पास, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इतना आ गया। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं अपना log x/m। log का अपना एक सूत्र होता है कि जो घात होती है वो कहाँ जाती है बच्चों, आगे आ जाती है। दूसरी चीज, यहाँ log kp की पावर n है, k और p के बीच में क्या है, इंटू का साइन है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log k, क्योंकि जब इंटू होता है तो बीच में क्या आता है, प्लस, तो log p की पावर 1/n। ओके, यहाँ से फिर हमने लिखा log x/m इक्वल्स टू log k प्लस 1/n को आप आगे लाइए, क्योंकि घात कहाँ जाती है, आगे आ जाती है लॉग की। चैप्टर 4 में भी हमने सब चीजें पढ़ी है, आपको याद होगा, 1/n log b, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या बच्चों, अपने पास ये जो इक्वेशन हमारे पास आई बच्चों, ये किसके अनुसार हमें दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ से अब इसका हमको क्या खींचना है बच्चों, ग्राफ खींचना है। यहाँ पर जो ये अपने को संबंध दिखाई दे रहा है इसे फ्रेंडलिच समतापी समीकरण भी कहते हैं। इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको अपन गोले में बंद कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। इसे फ्रेंडलिच या फ्रेंडलिक लिख सकते हो, जो फ्रेंडलिक लिख के आ रही थी अपन इतनी देर से, फ्रेंडलिक, दोनों ही वर्ड सही है। समतापी समीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों इसके हम आगे, जब हम इसको हम देखते हैं, आगे बनाएंगे हम बच्चों इस समीकरण का ग्राफ हम देख लेते हैं। log x/m को क्या लिखेंगे बच्चों हम, y इक्वल्स टू, इसके बाद ये वाली इस चीज को क्या लिखेंगे हम, mx m, और इसको क्या लिखेंगे अपन x, और ये जो अपना रह गया इसको क्या लिखेंगे प्लस c। वैसे तो इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपन ने लेसन 4 पढ़ा है, लेसन 4 में मैंने सब इक्वेशन के ग्राफ सिखाए थे। y इक्वल्स टू mx पढ़ाया था, y mx प्लस c भी दिखाया था, y माइनस mx प्लस c भी सिखाया था। तो यहाँ पर y की जगह क्या आने वाला है बच्चों, y का मतलब है log x/m है, m का मतलब क्या है 1/n है, x का मतलब क्या है अपना log p है, और c का मतलब क्या है बच्चों अपना log k है। देखिए अपने पास y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से इस तरह का ग्राफ खींचता है बच्चों mx प्लस c का, ठीक है। mx प्लस c में अब y अक्ष पर क्या है अपना log x/n, ठीक है। अब इसके बाद जो c है अपना, ये होता है इंटरसेप्ट, मतलब अंतः खंड, जो जगह यहाँ से छूट गई, ये हो गया अपना log k, ठीक है। और अपने पास बाकी क्या बच गया, ढाल क्या होता है, ढाल होती है tan थीटा, मतलब स्लोप। जो ग्राफ का जो ढाल है, ये ढाल हुआ इसका, ये वाला, और जो ढाल है यहाँ से वो क्या है हमारा 1/n। ढाल को हमेशा tan थीटा से निकाला जाता है। और अपना जो
एक्स अक्ष है बच्चों वो क्या है अपना log p, ठीक है। और अगर आपसे फ्रेंडली समतापी समीकरण आ जाए तो मध्यम दाब पर जो आपको पूरा इक्वेशन अभी मैंने सॉल्व कराई वही सब इसके अंदर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। ये जो y बराबर mx प्लस c का जो ग्राफ है बच्चों, अगर हम किसी इक्वेशन को इस प्रारूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। ये देखना कि y अक्ष पे क्या आएगा, x अक्ष पे क्या आएगा। ये मैंने जैसे यहाँ पर इसको कर लिया था, है ना, ये x अक्ष पे आएगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यहाँ से। अब हमारा बच गया उच्च दाब पर। उच्च दाब पर कैसे प्रभावित होगा, देखिए बच्चों, उच्च दाब पर मैं एक बार उच्च दाब पढ़ाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगी बच्चों। मान लीजिए स्पंज का टुकड़ा है आपके हाथ में। किसका टुकड़ा है ये, स्पंज का टुकड़ा है। स्पंज आप सभी देखते हैं, अगर नहीं पता हो तो अपना व्हीकल जो होता है, स्कूटी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, जब भी उस पर हम बैठते हैं तो क्या होता है, दबता है। तो उसके अंदर क्या होती है, स्पंज होती है। स्पंज की खास बात क्या होती है, आप उसको दबाते हैं वो दब जाती है। आपने स्पंज को इतना दबाई है कि उसकी सारी एयर बाहर निकल जाए, सारी हवा बाहर निकल जाए। आप स्पंज को दबा रहे हैं, इसका मतलब क्या पड़ रहा है, उसके ऊपर दाब पड़ रहा है। जब आपने हल्का सा दबाया, इसका मतलब आप दाब कैसा लगा रहे थे, निम्न दाब। तो स्पंज हल्की सी दबी, आपने थोड़ा और दबाया स्पंज को, आपने दबा कैसा लगाया, ज्यादा लगाया, तो कैसी लगी, मध्यम दाब। ये स्पंज दबकर यहाँ से कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। अब आपसे कहा गया स्पंज पर और दाब लगाइए, तो आप कहेंगे स्पंज पहले से ही बहुत ज्यादा दब चुकी है, आपने चलो इस हद तक उसको दबा दिया। फिर आप कह रहे हैं उच्च दाब, और दाब लगाइए। क्या स्पंज इससे ज्यादा दब पाएगी, क्या नहीं दब पाएगी। अर्थात जैसे जैसे निम्न दाब था आप दबाते जा रहे थे वो दबती जा रही थी, थोड़ा और ज्यादा दाब लगाया वो और दब गई, लेकिन अब वो पूरी तरह से दब चुकी है। तो क्या अब उस पर दाब का प्रभाव पड़ेगा, क्या अब स्पंज को दबाने का प्रभाव पड़ेगा, क्या बच्चों नहीं पड़ेगा स्पंज को दबाने का प्रभाव। तो हम यही तो इसमें कहना चाह रहे हैं। अब समझिए अपना कॉन्सेप्ट, ये क्या है, अधिशोषक। इस पे क्या आने वाली है, गैस। आपने थोड़ा सा दाब लगाया, गैस इस पर अधिशोषित हो गई। आप पूरी तरह से इसको दबा चुके हैं गैस को, अब मात्रा बची नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिशोषण की मात्रा, उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा बच्चों, तो अर्थात वो किसकी घात हो गई, उसकी घात कितनी हो गई, दाब की घात कितनी हो गई, 0। किसके लिए, अधिशोषण की मात्रा के 0 घात के समानुपाती। अर्थात x बटा m बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो बराबर, और आगे अन्यथा p की घात कितनी आई, 0। और जब किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। 2 की घात 0, वैल्यू कितनी आती है, 1। अर्थात x बटा m बराबर कितना आ गया बच्चों, केवल k। तो अब आप समझ गए होंगे इस चीज का कि उच्च दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्लियर हुई आपको ये चीज, मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बच्चों, है ना। अब चलो अपन आगे देख लें कोई चीज इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधे। अब आप समझ चुके हैं, थोड़ा कम था तो समानुपाती p की घात 1 करा, थोड़ा ज्यादा हुआ तो x बटा m समानुपाती p की घात 1 बटा n करा, और अब क्या हो गया, x बटा m समानुपाती p की घात 0 हो गया। अर्थात इस स्थिति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रा कैसी होगी, अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो चुकी है। अर्थात जितना दबा सकते थे वो चीज दब चुकी है, अब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बच्चों ये तो सब चीज थी किसके लिए, गैस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि विलयन अवस्था में क्या फर्क पड़ता है। देखिए विलयन अवस्था में भी देख लेते हैं एक बार। विलयन में अधिशोषण गैसों के अधिशोषण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अर्थात गैसों के अधिशोषण में दाब था, दाब जितना ज्यादा होगा गैसें उतनी ज्यादा अधिशोषित होंगी। अब विलयन में अधिशोषण कैसे होगा, इसको एक अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों। क्या होगा यहाँ से, देखो छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूंगी। ये अपने पास क्या है, पानी है। पानी में आपने क्या डाल दी बच्चों, इंक डाल दी। क्या डाल दी, इंक। इंक का कलर कैसा है, ब्लू है। आपने थोड़ा सा इंक डाला इस पानी में और वो इंक ब्लू कलर का है, पानी कैसा है, ब्लू हो गया। अब आपने इसमें क्या डाला, एक चौक डाल दिया आपने।
चलो चौक हमने इसलिए ले लिया क्योंकि हम चौक को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम स्कूल में पढ़े हुए हैं और चौक के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह परिचित हैं। आप मुझे सोच के बताइए, ये चौक आप जैसे ही पानी में डालोगे चौक का रंग क्या हो जाएगा? ये चौक ब्लू कलर की हो जाएगी। क्या ये जो चौक है जब ये ब्लू हो जाएगी तो सारा की सारा जितना भी इसके अंदर ब्लू कलर है वो समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यही होगा ना कि वो सारा ब्लू कलर समाप्त नहीं होगा। अब मैडम ने ये सब चीज बताई क्यों? अब आते हैं अपने टॉपिक पर। मान लीजिए आपने इसके अंदर नहीं डाल के आपने छोटे से ढक्कन में ली स्याही को और आपने इसमें चौक डाला। अगर स्याही थोड़ी सी होती, क्या होती, मान लीजिए 1-2 ड्रॉप ही होती, तो चौक के ऊपर जाकर जमा हो जाती। लेकिन अब चौक तो पड़ गया छोटा, क्योंकि चौक के ऊपर जितनी भी सतह थी उसके ऊपर आके इंक जमा हो गई, अर्थात चौक की जो ऊपर की जगह थी वो फुल हो चुकी है। तो यहाँ भी यही चीज है बच्चों कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ इतनी इंक नहीं होती, मान लीजिए इंक की ड्रॉप कितनी होती, केवल 1 ड्रॉप होती, तो आप क्या करते, वो 1 ड्रॉप की इंक चौक के ऊपर आकर जम जाती। ये मान लीजिए 1 ड्रॉप आकर इसके ऊपर जम गई, आपने दूसरी ड्रॉप डाली, दूसरी ड्रॉप भी आकर जम गई। लेकिन लगातार आप इसके ऊपर ड्रॉप डाले जा रहे हैं तो ये ड्रॉप तब तक ही चौक पर आकर जमा हो सकती है जब तक कि इस चौक पर खाली जगह है। अर्थात जैसे जैसे आपने इंक की सांद्रता बढ़ाई वैसे वैसे ये चौक पर इंक जमा होने लग गई। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर सांद्रता आपने इंक की क्या कर दी, इसने आपने स्याही की सांद्रता ज्यादा कर दी, तो अब ये चौक इस इंक को अधिशोषित करना, इसके ऊपर जमा करना क्या कर देगा, बंद कर देगा ना। अर्थात जब सांद्रता किसे निबेट कर रहे हैं अपन, सी से प्रदर्शित कर रहे हैं, जब सांद्रता कम होगी तब तो चौक धीरे धीरे इसको अधिशोषित करता जाएगा। अभी आप अधिशोषित समझना, अंदर की बात मत सोचना, क्योंकि अधिशोषण किस पे होता है, केवल सतह पर होता है। तो जब तक कम थी स्याही तब तक जमा होगी, लेकिन जैसे ही स्याही की सांद्रता बढ़ने लगेगी और चौक की सतह खत्म होने लगेगी तो वो स्याही को अधिशोषित करना बंद कर देगा। वही प्रेशर वाली बात है, दाब ज्यादा लगाते जा रहे हो धीरे धीरे, तो जब तक उसके पास जगह थी वह क्या हुआ, उस पर दाब लगता गया। लेकिन जैसे ही वहां पर दाब लगने की स्थिति ज्यादा हुई, वहां से दाब में प्रभाव डलना बंद हो गया, अधिशोषण की मात्रा कम हो गई। इसी प्रकार से सांद्रता अगर बढ़ाते जाओगे लगातार तो वहां पर स्याही भी अधिशोषित होना बंद हो जाएगी और एक स्थिति पर आके क्या हो जाएगी, बंद। अगर आपने इस पर 2-4 ढक्कन डाल दिए तो इंक क्या होगी, टप टप करने लग जाएगी, इससे मतलब इसको अधिशोषित करना बंद कर देगी, क्योंकि वो इंक तो हो गई ज्यादा, इसकी सतह हो गई फुल, तो अब सांद्रता नहीं है कि इसको अधिशोषित कर सके। तो सीधी सी बात बच्चों क्या होगी, हम ऐसा कह सकते हैं जब निम्न सांद्रता होगी तो x/m क्या होगा, c⁻1। अगर यहाँ पर मध्यम सांद्रता होगी तो c⁻1/n, और अगर उच्च सांद्रता होगी तो c⁻0। ठीक है, हम कौन सी स्थिति को उठाएंगे बच्चों, मध्यम वाली को। बस p को c से रिप्लेस करना है, तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ से x/m समानुपाती c⁻1/n, क्योंकि फ्रेंडलिक ने जो बताई थी वो इस चीज को बताया, वो हमने गैस से बात करी थी, ये विलियन ने। c का मतलब क्या है, सांद्रता। तो अब आगे देखेंगे बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, वही x/m बराबर के c⁻1/n। आगे क्या होगा, लॉग लेंगे तो log x/m बराबर log के c⁻1/n। आगे क्या होगा, यहाँ से हम आगे इसको लिख सकते हैं log x/m बराबर log के, चूंकि गुणा में है k और c इसीलिए क्या आएगा प्लस log c⁻1/n। पूरा कीजिए इसको, log x/m बराबर log k प्लस घात है इसलिए आगे आ जाएगी 1/n log c। वापस देखिए प्रारूप किसकी जैसा होगा, y, ये क्या होगा m, ये क्या होगा x, और ये की चीज क्या होगी c। वही हो गया y बराबर c प्लस mx, या हम कह सकते हैं y बराबर mx प्लस c के जैसा। बिल्कुल बच्चों वही चीज होगी इसके अंदर। आगे हम देख लें इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बिल्कुल वैसा की वैसा ही बनेगा जो थोड़ी देर पहले बनाया था। देखिए बच्चों ग्राफ बिल्कुल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा यहाँ पे, बस फर्क क्या पड़ जाएगा, वहां पर क्या था P था, यहाँ पर क्या आएगा C।
वही x बटा m आएगा, k की जगह क्या आएगा, 1/n की जगह 1/n, बस p की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। धन्यवाद, पढ़ते रहिए बच्चों। एक चीज़ और, आपको जो भी कन्फ्यूजन्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करिएगा बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए आपको सारे जो होंगे, जो टॉपिक्स वगैरह होंगे, वो एक बार उनके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी एक बार देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके कि कौन कौन से चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ा दिए गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, चैप्टर 7 पी ब्लॉक पढ़ा चुके हैं हम, यहाँ से चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी पढ़ा चुके हैं। और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी को डर लगता है कि हमें तो रिएक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने 4 पार्ट बनाए हैं, बिल्कुल खास तौर से 0 लेवल से, कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, हमें नहीं आती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत से 0 से सही करने के लिए, कि कार्बोनाइन, कार्बोनाइन, अनुनाद वगैरह क्या चीज़ होती हैं, वो एक बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा जरूर पढ़ ले, जो कि मैंने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वैसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं।